तो आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम। ठीक है ना, पेट्रोलियम जो सा है उसकी फ्रैक्शंस हमने जो सी इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं, जो सी आपकी बुक में लिखी हुई है। ठीक है ना, सबसे पहली है जी फ्रैक्शन जो सी है वो ये है, आपकी बुक में लिखा हुआ है ईच फ्रैक्शन इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। हर फ्रैक्शन जो सी होती है वो एक सिंगल कंपाउंड नहीं होती। ठीक है ना, रैदर ईच वन इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इन जो उनसे ये जो उनसे कंपाउंड्स हैं इनकी जो उनसी नेम है, ये नेम जो उनसी होती हैं कि कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं। कॉम्पोजिशन क्या है इसकी, ये C1 से लेकर C2 C4 तक, C1 से लेकर C4 तक है। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन। और इसकी है C4 तक, C1 से लेकर C4 तक, इसकी C5 से लेकर C7 तक, इसकी जो सी है C7 से लेकर C10 तक कॉम्पोजिशन। इसकी है जी C10 से लेकर C12 तक। ठीक है, और इसकी C13 से लेकर C15, इसकी है C15 से लेकर C18। ठीक है ना, यानी कि ये कॉम्पोजिशन है कार्बन्स की। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन 1 कार्बन 2। आप ये कह सकते हैं कि ये जितने भी ये क्या है C1 से लेकर C4, C5 से लेकर C7, ये क्या है, ये होमोलोगस सीरीज़ है इनकी, कि इतने कंपाउंड्स कार्बन के 1 से लेकर 4 तक जो सी हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 जो उनसे हैं ये इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम गैस में। ये पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ये एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर पेट्रोलियम ईथर में। फिर उसके बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं गैसोलीन और पेट्रोलियम पेट्रोल में। फिर आगे और डीकेन से लेकर 11-12 तक ये किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैरोसिन ऑयल में। इसी तरीके से C13 से लेकर C15 तक डीजल ऑयल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और C15 से लेकर C18 तक जो उनसे कार्बन एटम्स हैं वो कार्बन एटम्स की होमोलोगस सीरीज़ है वो इसमें एग्जिस्ट कर रही है फ्यूल में, फ्यूल ऑयल में। यानी कि जिस भी हाइड्रोकार्बन में आप कार्बन के एलिमेंट्स की तादाद 18 देखोगे, 15 देखोगे, तो समझ लेना कि वो क्या है, वो फ्यूल ऑयल है। किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स की तादाद अगर आप 13 से लेकर 15 के दरमियान लिखो, या फिर 13 या 15 देखो, तो वो डीजल ऑयल होगा। इस किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स की तादाद अगर 10 से लेकर 12 के दरमियान है, 10 है या फिर 12 है, तो वो कैरोसिन ऑयल होगा। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स की तादाद 7 है या फिर 10 है या इनके दरमियान है, तो वो जो सा हाइड्रोकार्बन होगा वो पेट्रोल से ताल्लुक़ रखेगा। इसी तरीके से ऐसा हाइड्रोकार्बन कि जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद 5 हो या 7 हो या इनके दरमियान हो, तो वो जो सा कार्बन, वो जो सा कंपाउंड होगा, वो जो सा हाइड्रोकार्बन होगा, वो किससे ताल्लुक़ रखेगा, वो इससे पेट्रोलियम ईथर से ताल्लुक़ रखेगा। फिर इसी तरीके से अगर कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद 1 हो या फिर कार्बन एटम्स की तादाद 4 हो या इनके दरमियान हो, तो वो जो सा हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम गैस से बिलोंग करेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन। इसकी बॉइलिंग रेंज मैंने आपको बड़ी तफसील से बताई थी। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। ठीक है ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। ये 30 to 80 डिग्री सेल्सियस, 30 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है सर, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर कि ये जो बॉइलिंग रेंज है, बॉइलिंग रेंज यानी कि वो जो सा पेट्रोलियम टावर था, वो टावर था, उसमें क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल में जो सी फ्रैक्शंस एग्जिस्ट कर रही थी, वो फ्रैक्शंस जैसे ही वो पेट्रोल के टावर में आती हैं, वो क्रूड ऑयल में 25 डिग्री सेल्सियस
वो जो सा टावर है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो वो क्रूड ऑयल में एक फ्रैक्शन निकलती है पेट्रोलियम गैस, वो बॉयल होने के बाद वो पाइप से निकल जाती है। ठीक है ना, मैंने बड़ी तफसील से बताया हुआ है। ठीक है ना, आप मेरी वीडियो, इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट्स देखना, आपको समझ आ जाएगी। इसकी जो सी बॉइलिंग रेंज है वो 30 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आपने टावर का टेम्परेचर 30 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस के दरमियान करना है, या फिर 80 डिग्री कर दो, तो फिर ये जो सी फ्रैक्शन है क्रूड ऑयल से निकलेगी। ठीक है ना, और निकल कर कहीं और चली जाएगी। इसी तरीके से 80 से लेकर 170 डिग्री का सेल्सियस का जो सा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका है पेट्रोल का। 170 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस का जो सा बॉइलिंग रेंज है वो कैरोसिन ऑयल की है। इसी तरीके से 250 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस का जो सा बॉइलिंग रेंज है वो इसकी है डीजल की। 350 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस का जो सा टेम्परेचर है वो फ्यूल ऑयल लेते हैं। इनके यूज़ क्या हैं? ये जो सा पेट्रोलियम गैस होता है ये जो सा है ये एलपीजी में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है ना, ये जो सा पेट्रोलियम गैस है। फिर इसी तरीके से ये जो सा है ये टायर, कार्बन ब्लैक जो सा है वो टायर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। आपने यूज़ जो सा है वो पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये यूज़ जो से ये आपने खुद पढ़ने हैं। ठीक है, और 400 डिग्री सेल्सियस के बाद, यानी कि आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि 400 डिग्री सेल्सियस के बाद ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्रूड ऑयल में से निकल जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी 4 फ्रैक्शंस बच जाती हैं। वो 4 फ्रैक्शंस कौन कौन सी होती हैं? लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, एसफॉल्ट और पेट्रोलियम कोक। ये 4 फ्रैक्शंस 400 डिग्री सेल्सियस के बाद, यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस जो सा है टेम्परेचर रेंज 400, क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल का बॉइलिंग रेंज की मैक्सिमम रेंज 400 डिग्री सेल्सियस तक आपने पहले सेट किया। 25 डिग्री सेल्सियस पर क्रूड ऑयल में से एक फ्रैक्शन निकली पेट्रोलियम गैस। इसी तरीके से 80 डिग्री सेल्सियस पर एक और फ्रैक्शन निकली पेट्रोलियम ईथर। 170 डिग्री से के बाद गैसोलीन निकला। 250 डिग्री सेल्सियस पर कैरोसिन ऑयल निकला। 350 डिग्री सेल्सियस पर डीजल ऑयल निकला। 400 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूल ऑयल निकला। 400 डिग्री सेल्सियस के बाद क्रूड ऑयल के अंदर फिर भी फ्रैक्शंस रह जाती हैं। उन फ्रैक्शंस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वो है जी लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स और एसफॉल्ट और पेट्रोलियम कोक। ये 4 फ्रैक्शंस जो सी हैं ये पेट्रोलियम के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं आफ्टर द टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। जब सारी की सारी फ्रैक्शन जो सी वो बॉयल होकर अपने अपने पाइप से निकल जाती हैं और उनको हम स्टोर कर लेते हैं और उनका इस्तेमाल भी कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ हमने उसको इस्तेमाल करना है वो यूज़ जो उनसे हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है ना, अगर कुछ मसला हो जाता है तो इस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है ना, वैसे ही मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है ना, ये जो सा है पेट्रोलियम ईथर जो सा होता है ये यूज्ड एज लेबोरेटरी सोलवेंट। ये लेबोरेटरी में एज अ सोलवेंट इस्तेमाल होता है फॉर ड्राई क्लीनिंग एजेंट, ड्राई क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए, यानी कि क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए। ठीक है ना, ड्राई क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए। ठीक है, वो यूज़ जो उनसे वो आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ठीक है, और ये इसके बाद ड्राई क्लीनिंग एजेंट के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये सारे के सारे 4 के 4 हैं यूज़, ये भी आपने पढ़ लेने हैं या आपने खुद पढ़ने हैं और आपने खुद पढ़ कर गूगल पर सर्च मारनी है। गूगल पर सर्च मारोगे तो ये सारे के सारे जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब।